नमस्कार मित्रों, मैं होनेल आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग कक्षा कक्ष अधिगम परिस्थिति का अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपके डीएलएड बीएड सेमेस्टर और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं कक्षा कक्ष अधिगम परिस्थिति का अनुकूलन। तो कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापक को निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए मित्रों, कक्षा में अधिगम के लिए अध्यापक को कौन कौन से तत्व को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें आपके सामने पहला पॉइंट है भौतिक वातावरण की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है अनुदेशनात्मक वातावरण का संगठन। तीसरा पॉइंट है शिक्षा की तकनीकी का प्रयोग। चौथा पॉइंट है समय तथा अन्य संसाधनों का प्रबंधन व प्रवृत्ति। तो मित्रों, इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट है कक्षा के वातावरण की व्यवस्था। भौतिक वातावरण के व्यवस्थापन हेतु बहुत से तत्व ध्यान में रखने होते हैं, जिसमें आपके सामने पहला पॉइंट है कक्षा के वातावरण की व्यवस्था की बात करें तो पहला पॉइंट है कक्षा में फर्श, डेस्क तथा उपकरण पर बिखरी हुई वस्तुओं को हटाकर तथा कार में अवरोधकों को दूर करके कक्षा में सुरक्षित तथा बाधा रहित वातावरण का निर्माण। इसमें कक्षा के निर्माण संबंधी अवरोधों को भी दूर करना भी सम्मिलित है। देखिए मित्रों, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। तो दोस्तों, कक्षा में जो आपकी फर्श हो वह स्वच्छ हो, साफ हो, डेस्क तथा उपकरण जो आसपास बिखरी हुई हैं उन सबको व्यवस्थित किया जाए। तो दोस्तों, अधिगम के लिए वातावरण निश्चित रूप से बेहतर बनेगा। दूसरा पॉइंट है आपके सामने कक्षा में तापमान, प्रकाश, ध्वनि स्तर, वायु प्रवाह, आकर्षक साज सज्जा का अनुकूल समन्वय, जिससे कक्षा में विद्यार्थियों को अनुकूल कार्यदशाएं प्राप्त हो, अर्थात वे कक्षा कार्य में रुचि ले सकें। देखिए मित्रों, यदि गर्मी का मौसम है, यदि कक्षा में आपके ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, धूप आ रहा है, कक्षा का तापमान अधिक है, तब पर भी बालक का वातावरण प्रभावित होगा, बालक नहीं पढ़ सकेगा। और दोस्तों, यदि प्रकाश एकदम कमरे में अंधेरा है, प्रकाश ही नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो बालक को अधिक ध्यान देना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड पर। इससे आँख उसका कमज़ोर होगा, तो भी अधिगम में बाधक का तत्व है कौन? प्रकाश यदि ना हो तो। अब देखिए दोस्तों, ध्वनि स्तर यदि कक्षा ज़्यादा गूंजता है कम बोलने पर भी तो भी बालक का वातावरण प्रभावित होगा, बालक का अधिगम प्रभावित होगा। वायु प्रवाह, आकर्षक साज सज्जा के जो सामान होता है, यह सभी दोस्तों मिलकर विद्यार्थी के अनुकूल अधिगम के लिए दशाएं का निर्माण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है आपके सामने कक्षा का फर्नीचर आरामदायक, आकर्षक, टिकाऊ तथा सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य हो। यदि मित्रों कक्षा के वातावरण की बात करें तो जो कक्षा का फर्नीचर हो वह आरामदायक हो। जैसे कि बच्चे यदि बैठते हैं तो उनके बेंच पर बैठने के बाद नीचे से कील गड़ती है, तो बच्चा का ध्यान कहाँ पर होगा? अधिगम पर होगा कि कील पर होगा, कि कहीं कपड़े न फाट जाए, कहीं लग न जाए। तो दोस्तों, कक्षा का वातावरण, कक्षा का फर्नीचर कैसा हो? आरामदायक हो, ताकि बच्चे उस पर बैठे, आकर्षक होगा तो बच्चे रुचि लेंगे। और दोस्तों, कैसा हो? फर्नीचर आपका टिकाऊ हो। और दोस्तों, सुगमतापूर्वक यदि कक्षा का हस्तांतरण हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य हो। चौथा पॉइंट है एकत्र होने, कार्य करने तथा क्रियाकलापों को करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो। देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है वह कक्षा में विभिन्न क्रियाकलाप करता है, जैसे प्रदर्शनी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाता है। तो दोस्तों, क्रियाकलाप के लिए विद्यालय में जो स्थान हो वह ज़्यादा हो, यानी कि उचित स्थान हो। पांचवा पॉइंट है आपके सामने विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करते समय शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों पर सामाजिक अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए मित्रों, विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करते समय शिक्षक को चाहिए कि शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए हो उसी को ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा दी जाए और एक सही समय पर शिक्षा दी जाए। और जो विद्यार्थी होते हैं वह समाज के अंतःक्रियाओं से प्रभावित होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो एक बच्चा होता है वह समाज से, घर के विद्यालय के वातावरण से पूर्व ज्ञान लेकर विद्यालय में आता है। अब देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है आपके सामने कक्षा के वातावरण का संगठन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, कक्षा के अनुदेशनात्मक वातावरण के अंतर्गत प्रक्रिया सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। अध्यापक पाठ्यक्रम तैयार करता है, विद्यार्थियों का समूह बनाता है, विद्यार्थियों में कौशल अथवा निपुणता को प्रस्तुतिकरण तथा अभ्यास तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण हेतु प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। इस ढांचे का सीधा प्रभाव अशैक्षिक क्रियाओं तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर पड़ता है। कक्षा वातावरण के ध्यान में रखने योग्य मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है।
देखिए मित्रों, कक्षा के अनुदेशनात्मक वातावरण के लिए जो शिक्षक होता है वह पाठ्यक्रम तैयार करता है, विद्यार्थियों के अनुकूल विभिन्न कौशल तैयार करता है, विद्यार्थियों के अनुकूल विभिन्न शिक्षण विधियों वह तैयार करता है, तब जाकर वह कक्षा में प्रस्तुत करता है। तो देखिए मित्रों, ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, तो आपके सामने पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम कौशल अथवा निपुणता अथवा सूचनाओं का संगठन, निपुणता तथा सूचनाओं को विषय क्रियाकलापों तथा रुचि के अनुरूप संगठन। देखिए मित्रों, जो आपके पाठ्यक्रम का कौशल हो, जो आपकी सूचनाओं का संगठन हो, यानी कि जो विषय वस्तु आप बालक को पढ़ा रहे हो, और दोस्तों जो सूचनाओं का क्रियाकलाप हो जो आप करेंगे विद्यालय में, उसमें निपुणता हो, यानी कि बालक की रुचि योग्यता क्षमता के अनुरूप आपका पाठ्यक्रम हो। यह शिक्षक को ध्यान देने योग्य बातें हैं। दूसरा पॉइंट है अनुदेशन हेतु बाध्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाना, इसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। देखिए मित्रों, आपके विद्यालय में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि विभिन्न अधिगम असमर्थता से संबंधित होते हैं, अधिगम बाध्यता से संबंधित होते हैं, तो इनको ध्यान में रखकर आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो परिवर्तन भी कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अवलोकन की व्यवस्था करता है, अनुदेशनात्मक सामग्री प्रदान करता है। इसे अनुदेशनात्मक सामग्री में स्वतः संशोधन सामग्री, अनुदेशनात्मक कार्यक्रम तथा वैचारिक अनुदेशन, मध्य अनुदेशन सम्मिलित रहते हैं। इन अनुदेशनों से बालकों को पृष्ठपोषण मिलता है। देखिए मित्रों, यदि आप अवलोकन की व्यवस्था करते हैं, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से देखते हैं, जांच परख करते हैं, बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बालक उसे देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो अनुदेशनात्मक सामग्री दोस्तों प्रदान जब की जाती है तो बालक उसमें विभिन्न शोध करते हैं, संशोधन करते हैं। तो दोस्तों यदि बालक अच्छा कार्य करता है तो बालक को शाबाशी दी जाती है और पृष्ठपोषण दिया जाता है। अनुदेशन का मतलब है दोस्तों किसी भी क्रियाकलाप को निश्चित क्रम में करना। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों के व्यवहार को सुधारने के लिए तथा उसे अच्छे व्यवहार की प्राप्ति हेतु निर्देशन रूपरेखा तैयार करती है। कक्षा के लिए ऐसे नियम तथा नियमित कार्यक्रम बनाता है जो संक्षिप्त, विशिष्ट व आसानी से समझने वाले तथा सकारात्मक हो। सब नियमों तथा कार्यक्रमों को स्वीकार करने में विद्यार्थियों को अध्यापक प्रारूप अनुमोदन की सहायता मिलती है। देखिए मित्रों, जो विद्यार्थी हो उनके व्यवहार को सुधारने के लिए, उनके व्यवहार को अच्छा करने के लिए, बालक के व्यवहार को अच्छा करने के लिए जो शिक्षक होता है वह विभिन्न निर्देशन की रूपरेखा तैयार करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग करता है, विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करता है। जो कार्यक्रम होता है वह संक्षिप्त होता है और दोस्तों विशिष्ट व आसानी से समझने वाला कार्यक्रम हो, और दोस्तों जो कार्यक्रम हुआ सकारात्मक हो, और दोस्तों सब नियमों का कार्यक्रम को स्वीकार करने में विद्यार्थियों को अध्यापक प्रारूप अनुमोदन की सहायता मिलती है। पांचवा पॉइंट आपके सामने अध्यापक विद्यार्थियों के अभिलेख रखता है। ये अभिलेख विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप होते हैं तथा विद्यार्थियों के बार बार निरीक्षण के आधार पर अभिलेख तैयार किए जाते हैं। देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है, शिक्षक विद्यार्थियों से विभिन्न क्रियाकलाप करवाता है। पोर्टफोलियो विधि के माध्यम से बालक की संपूर्ण दिन भर की क्रियाविधि को नोट करता है। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के माध्यम से बालक की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, इसे बाद में जांचा परखा भी जा सकता है किसी भी व्यक्तियों के माध्यम से। विद्यार्थियों को दोस्तों बार बार निरीक्षण के आधार पर अभिलेख किया जाता है। यदि हम बालक का बार बार निरीक्षण करेंगे तो बालक की गतिविधि के जो अंतर प्राप्त होंगे उसको हम नोट करेंगे, तो इससे हमें क्या प्राप्त होंगे, इससे हम अभिलेख को तैयार कर सकते हैं। देखिए मित्रों, तीसरा पॉइंट आपके सामने शिक्षण तकनीकी का प्रयोग। शिक्षा की आधुनिक तकनीकी में व्यवस्थित अनुदेशनात्मक प्रविधियां, प्रक्रियाओं का व्यवहार में परिवर्तन, उपकरणों की उच्च तकनीकी माध्यम तथा अधिगम साधन सम्मिलित है। विद्युत तकनीकी जैसे दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य अदृश्य टेप तथा कंप्यूटर ने शिक्षा की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा उपलब्धता के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। देखिए मित्रों, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह शिक्षण तकनीकी हो, चाहे वह हार्डवेयर तकनीकी हो, चाहे वह सॉफ्टवेयर तकनीकी हो। यदि हम बात करें विद्युत तकनीकी की, तो जैसे दूरदर्शन के माध्यम से भी शिक्षा दी जा सकती है, रेडियो के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है, श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। ये सभी क्या है, यह सभी शिक्षण तकनीकी हैं। अब देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आपके सामने समय तथा साधनों का प्रबंधन। समय तथा साधनों के प्रबंधन की बात करें तो समस्त अधिगम वातावरण का प्रबंधक होने के नाते अध्यापक व आवश्यक अधिगम साधनों के स्थान, संगठन तथा प्रयोग का परीक्षण करता है। देखिए मित्रों,
आपका जो अधिगम का साधन होता है प्रबंधक और वातावरण में इस प्रकार सामंजस्य होना चाहिए कि जो आपका अधिगम हो वह एक निश्चित समय में पूरा किया जा सके। जिसमें आपके पहला पॉइंट है अनुदेशन का समय। अनुदेशन इंस्ट्रक्शनल टाइम। अध्यापक को कक्षा के नियमित कार्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए तथा विद्यार्थियों को बतला देना चाहिए कि किस समय कौन सा क्रियाकलाप किया जाएगा। नियमित कार्यक्रम से संबंधित कुछ सुझाव निम्नलिखित है, इसे हम लोग आगे देखेंगे। देखिए मित्रों, अनुदेशन का समय क्या है। अनुदेशन का मतलब होता है दोस्तों निर्देशन या व्यवस्थित क्रम से निर्देश देना। देखिए मित्रों, अध्यापक को क्या चाहिए, अध्यापक जब आपका पाठ्योजना बनाता है तो इकाई पाठ्योजना में बांट देनी चाहिए। देखिए मित्रों, पूरा पाठ्यक्रम को आप एक दिन में तो पढ़ा नहीं सकेंगे पूरी बुक को, तो दोस्तों जो बुक है उसको आपको पाठ के माध्यम से बटा हुआ होता है, तो प्रत्येक चैप्टर को खंड खंड में बांट देना चाहिए, क्योंकि कई चैप्टर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और एक सप्ताह तक चलते हैं। तो मित्रों इन चैप्टरों को छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए और विद्यार्थियों को बता भी दिया जाना चाहिए कि इस चैप्टर को इस दिन पढ़ाया जाएगा और इस ऐसे ऐसे पढ़ाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी पहले से ही उस चैप्टर के प्रति तैयार हो जाए। तो देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट है निश्चित कार्यक्रम से परिवर्तन कार्यक्रम की ओर बढ़ना, और दूसरा पॉइंट है छोटे कार्य से लंबे कार्य की ओर बढ़ना। यदि दोस्तों पहले हम छोटे कार्य से शुरुआत करते हैं तो बालक उसमें रुचि लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने कार्य को बढ़ाते चले जाते हैं दायरा, ताकि बालक को पता भी नहीं चलता है। तीसरा पॉइंट है कम अच्छी क्रियाओं को अधिक अच्छी क्रियाओं में परिवर्तन करना। यदि आपके सामने खराब क्रियाएं हैं या खराब शिक्षण विधि के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं तो बालक उतना प्रभावित नहीं होगा। यदि दोस्तों कम अच्छी क्रियाएं हैं आपके सामने, कम सहायक सामग्री है, तो दोस्तों उसे अच्छी सहायक सामग्री में परिवर्तित कर देंगे, तो बालक उसे देखकर आकर्षित होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो चौथा पॉइंट आपके सामने खाली समय हेतु योजना तथा कार्यक्रम का आयोजन करना। देखिए मित्रों, बालक जो होते हैं अधिकतर खाली समय बैठते हैं, तो उन खाली समयों का सदुपयोग कैसे किया जाए इसका भी योजना और कार्यक्रम भी इसके लिए आयोजन किया जाए, बालक को बताया जाए। अगला पॉइंट है नियमित कार्यक्रम प्रदान करना। शिक्षक को चाहिए कि बालक को प्रतिदिन गृह कार्य दें, और दोस्तों गृह कार्य जो हो वह छोटा हो। अगला पॉइंट है ऐसे कार्य जो कि दिन में समाप्त किए जा सके उसे ही बालक को दिए जाए, यानी कि एक दिन में समाप्त कर दिए जाए, उसे ही बालक को गृह कार्य देना चाहिए। सातवां पॉइंट है विभिन्न क्रियाकलापों का नियोजन करना, विभिन्न क्रियाकलापों का प्लानिंग करना। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री की बात करें तो विद्यार्थियों की अधिगम सहायता है तो अनुदेशनात्मक सामग्री का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुदेशनात्मक सामग्री कब तक कार्य करेगी, इसे कब तक कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी बनावट कैसी हो, यह मजबूत है या नहीं, इसकी समाधान की क्षमता, प्रस्तुत अनुक्रम अदा स्तर स्थापित और अनुक्रिया स्तर कैसा है। देखिए मित्रों, अनुदेशनात्मक जो सामग्री होती है इसे कब कार्य किया जाए, इसके लिए कब प्रयोग किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, यह सभी बातें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को पता होनी चाहिए। अंतिम पॉइंट है दोस्तों कठिनाइयों हेतु कार्यक्रम। यदि अध्यापक को समस्त अनुदेशन को प्रयुक्त करने में कठिनाई हो तो वह अपने साथी अध्यापकों तथा कार्यकर्ताओं की सहायता ले सकता है। देखिए मित्रों, कभी कभी जो अध्यापक होता है उसे अपने अधिगम के लिए, अनुदेशन के लिए जो विभिन्न सामग्री होती है उसका प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव होता है या नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए चाहिए कि जो अध्यापक हो अपने साथी अध्यापक की सहायता ले सकता है, विभिन्न कार्यकर्ताओं की सहायता ले सकता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व स्पष्ट बनाया जा सके। देखिए मित्रों, विशिष्ट बालकों की शिक्षा है तो अनेक विश्वविद्यालय स्पेशल बीएड 4 वर्षीय या स्पेशल शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करके शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। देखिए मित्रों, यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड करने के पहले आपको बालकों को पढ़ाना पड़ता है, आपको सूक्ष्म शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाना होता है, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। दोस्तों आप प्रशिक्षण कैसे लेते हैं, अपने सहपाठियों से ही प्रशिक्षण लेते हैं। आप दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण विधि में अपने ही कक्षा के अध्यापकों को पढ़ाते हैं, अपने कक्षा के शिक्षक साथी अध्यापकों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे आप शिक्षक बनने के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों को समवेत बालक की संज्ञा दी जाती है और अनेक सेवारत प्रशिक्षण संचालित करके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने हेतु दक्ष बना जाता है। देखिए मित्रों, जो बीएड के बच्चे होते हैं इनको सबसे पहले शिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जब ये बालक प्रशिक्षित हो जाते हैं तो इनको बालकों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने हर एक ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत।